कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती ही नहीं, तब क्या हम किसी शहर की सही स्थिति बता पाते? क्या जीपीएस काम करता? क्या समय क्षेत्र अर्थात टाइम जोन बन पाते? शायद नहीं। आखिर ये काल्पनिक रेखाएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? आइए आज इसे बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। सर्वप्रथम हम अक्षांश रेखाओं को देखते हैं, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। तो हम देखते हैं कि अक्षांश रेखाएं जो कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर देती है, जिससे ऊपरी हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी हिस्सा को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। फिर इक्वेटर लाइन के समानांतर जो ये रेखाएं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जाती हैं, ये रेखाएं ही अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। हालांकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा को इन जाती हैं, या इनकी स्थिति है ऐसा माना जाता है, क्योंकि सूर्य पूर्व से निकलता है और शाम में पश्चिम में अस्त होता है। इसी तरह इनकी कल्पना अक्षांश रेखाओं की गई है सूर्य की स्थिति के दृष्टिकोण से। तो उत्तर और दक्षिण की ओर किसी स्थान की जो कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस है, उसे हम अक्षांश कहते हैं। और पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समानांतर हैं। इन रेखाओं को आप जो देख पा रहे हैं, ये जो इस तरह से यदि हम माने कि ये जो रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई हैं, ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं पर बात करें तो यह समानांतर होती हैं, दूरी दो अक्षांशों के बीच हमेशा समान होती है, और इनका आकार देखें इक्वेटर पर ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है और कुल संख्या 181 होती है। लेकिन यदि हम इसे एक काल्पनिक मैप या एक काल्पनिक चित्र से समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि मान लीजिए यह पृथ्वी की एक काल्पनिक आकृति है। इसमें यहाँ उत्तरी ध्रुव है और यहाँ दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ से मध्य से इक्वेटर लाइन जाती है जो पृथ्वी को दो हिस्सों में विभाजित करती है, यह उत्तरी गोलार्ध और यह दक्षिणी गोलार्ध। तो यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो जाता है, और इस तरह से रेखाएं समानांतर चलती जाती हैं। तो ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और कभी आपस में मिलती नहीं हैं। तो इसके लिए यदि हम इस प्रकार देखें कि मान लीजिए यह एक वृत्त है, तो हम ऊपर से यदि देखें, ध्रुव की तरफ से यदि हम पृथ्वी को देखें, तो ये काल्पनिक रेखाओं को हम बेहतर रूप से समझ सकते हैं। मान लीजिए जो वृत्त है यह एक इक्वेटर लाइन है, और यहाँ ऊपर से देखने पर यहाँ ये उत्तरी ध्रुव है। तो चूँकि सबसे बड़ी भूमध्य रेखा है, तो इस अन्य रेखाएं इस प्रकार से घटते हुए आकृति में बनती जाएंगी, तो इनकी लंबाई कम होती जाएगी, लेकिन ये एक दूसरे के समानांतर हैं। रेखाओं की स्थिति इस प्रकार रहेगी, एक दूसरे के समानांतर रहेंगी, लेकिन इनकी आकृति जो है ध्रुवों की ओर घटती जाएगी, और ध्रुव पर ये कोई वृत्त न रहकर एक बिंदु के समान रह जाएंगी। तो यहाँ आकार इक्वेटर का सबसे बड़ा आकार होगा। इनके बीच की दूरी समान 111 किलोमीटर होगी, और कुल संख्या 181 है। तो संख्या देखते हैं यदि, तो इक्वेटर जो कि 0 डिग्री, और इसके बाद 90 उत्तरी गोलार्ध में, और ये 90
दक्षिणी गोलार्ध में। तो यदि हम इन सबको जोड़ देते हैं तो 90 और 90 180 और प्लस 1, इस प्रकार से 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। और यदि ध्रुवों को हटा दें, क्योंकि ध्रुव एक बिंदु के समान हो जाते हैं, कोई रेखा वहाँ नहीं रह जाती है, तो यदि हम ध्रुवों को हटा दें तब इनकी संख्या 179 रहती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि समानांतर होती हैं, अर्थात इस प्रकार से ये एक दूसरे के समानांतर, दूरी समान होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये दूरी इनकी समान होती है। कुल संख्या 181 और सबसे बड़ी जो वृत्त है वह भूमध्य रेखा का वृत्त है और ध्रुवों की ओर जाने पर यह आकृति, वृत्त की आकृति घटती जाती है। इसके बाद यदि हम प्रमुख अक्षांश रेखाओं को देखते हैं कि वे कौन कौन सी हैं, तो इनमें सर्वप्रथम भूमध्य रेखा है जो कि 0 डिग्री से गुजरती है, इक्वेटर लाइन जिसे कहते हैं, और यह पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कर देती है। इसके बाद यदि हम उत्तरी गोलार्ध की ओर चलते हैं तो यहाँ हम 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा हम देखते हैं वह कर्क रेखा होती है। और दक्षिण में देखें तो 23.5 डिग्री पर जो दक्षिण में रेखा होती है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री जाने पर जो रेखा है वह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा है। और फिर उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी पर अंटार्कटिक वृत्त पाया जाता है। तो इस प्रकार इक्वेटर से 90 डिग्री दक्षिणी दिशा में और 90 डिग्री उत्तरी, इस प्रकार की ये कोण बनते हैं या इस प्रकार की ये रेखाएं होती हैं। 90 रेखाएं उत्तर में और 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस प्रकार से ये मिलकर 181 अक्षांश रेखाएं बनती हैं। अब देशांतर रेखाओं के संबंध में चर्चा करते हैं। लाइन लॉन्गिट्यूड। तो सबसे पहले हमें यह देखना है देशांतर रेखाओं में कि इनका विभाजन कहाँ से किया जाता है। तो जो 0 डिग्री से जो रेखा निकलती है जिसे प्राइम मेरिडियन या प्रधान यामी उत्तर रेखा भी कहा जाता है। तो ये मान लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर प्राइम मेरिडियन रेखा है। तो इससे हम पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर पृथ्वी को विभाजित कर सकते हैं। तो पूर्व की ओर बढ़ने पर जो रेखाएं हमें मिलती हैं वे पूर्वी देशांतर कहलाती हैं और पश्चिम की ओर बढ़ने पर जो हमें रेखाएं मिलती हैं वे पश्चिमी देशांतर कहलाती हैं। इस प्रकार पूर्व या पश्चिम की ओर किसी स्थान की जो कोणीय दूरी है वह देशांतर है। यानी दो रेखाओं के बीच की जो एंगल जो बनता है उनके बीच में वह देशांतर है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये रेखाएं, प्रत्येक रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। मान लीजिए कि कोई रेखा उत्तरी ध्रुव से शुरू करती है तो वह दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है, और मान लीजिए अगर कि दक्षिणी ध्रुव से जाती है तो उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होती है। इस प्रकार ये सभी रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर आपस में मिल जाती हैं और इन रेखाओं को हम देशांतर रेखाओं के नाम से जानते हैं। तो सर्वप्रथम जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वह ग्रीनविच मीन, जिससे हम GMT समय का आधार मापते हैं, वह है। और 180 डिग्री रेखा जो कि ग्रीनविच मीन के विपरीत मानी जाती है।
देशांतर रेखाओं को हम इनकी विशेषताओं के साथ और स्पष्ट रूप से अगर समझना चाहें तो हम देखते हैं कि इस प्रकार मान लीजिए वृत्त है और इसमें ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो इसमें मध्य से एक रेखा गुजरती है जो कि 0 डिग्री से गुजरती है और इसके बाद पूरब और पश्चिम दिशा में बढ़ने पर यह संख्या, इनकी संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या बढ़ती जाती है और इनका कोणीय मान भी बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार कुल संख्या 360 है और अक्षांशों के विपरीत सभी देशांतरों की लंबाई बिल्कुल समान होती है। तो अक्षांश रेखाओं की हमने देखी थी कि उनकी लंबाई समान नहीं थी, लेकिन सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बिल्कुल समान होती है और इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक 111 किलोमीटर होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है और कुल संख्या 360। तो इसे आप समझते हैं कि यदि हम मान लें कि ये वृत्त है और वृत्त में हम उत्तरी ध्रुव से यदि हम पृथ्वी को देखते हैं तब जो रेखाओं की स्थिति है तो कुछ इस प्रकार से होगी। मान लीजिए ये 0 डिग्री रेखा है तो ठीक इसके विपरीत यहाँ 180 डिग्री रेखा आ जाएगी। तो यदि हम यहाँ से मान लीजिए यह पूर्व था और यह पश्चिम था तो चलते हैं तो 180 डिग्री पर पहुँचते हैं, यानी 180 डिग्री का कोण हमने चल लिया। तो इसमें में 180 रेखाएं, देशांतर रेखाएं बनेंगी और इसके बाद हम यहाँ से यहाँ चलते हैं तो पुनः हम 180 जब चलते हैं तो अपनी पूर्व स्थिति पर आ जाते हैं 0 डिग्री पर। तो इस प्रकार से यह संख्या 360 डिग्री हो जाती है और 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा बनती है तो ये 360 देशांतर रेखाएं हो जाती हैं। अब हम समझते हैं कि इनकी लंबाई और दूरी के संबंध में। तो यह 0 डिग्री और यह 180 डिग्री, तो अन्य रेखाएं भी इसी तरह से बनेंगी। तो आप देखेंगे कि जो रेखाएं हैं वह प्रत्येक रेखा उत्तरी से ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जा रही है और ध्रुवों पर ये आपस में मिल जाती हैं, यहाँ एक बिंदु के समान बन जाती है। यानी इन रेखाओं के आपस की जो दूरी है वह शून्य हो जाती है। तो यदि हम माने कि यह इक्वेटर लाइन है, क्योंकि हम यहाँ उत्तरी गोलार्ध से जब हम स्थिति देखते हैं तो यहाँ से रेखाएं ये दक्षिणी गोलार्ध की ओर जा रही हैं, तो इनके बीच की आप देखेंगे कि इक्वेटर पर ये चौड़ाई बढ़ती जाती है, इनके बीच का गैप अधिक होता है। तो इसीलिए भूमध्य रेखा पर लंबाई सबसे अधिक 111.32 किलोमीटर होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर, चूँकि ध्रुवों पर ये आपस में मिल जाती हैं, तो लंबाई इनकी दूरी शून्य हो जाती है, क्योंकि ये जो आपस में इनकी दूरी होगी वो शून्य हो जाएगी और लंबाई जो कि समान होती है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर रेखा इस प्रकार से जाती है तो इनकी लंबाई बिल्कुल समान होती है। तो इसके लिए आप और बेहतर रूप में देखें। मान लीजिए यह वृत्त है और यह ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो 360 डिग्री का जो वृत्त है इसमें प्रत्येक रेखा जो आप खींचेंगे वह एक समान होगी, उसकी लंबाई बिल्कुल समान होगी केंद्र से परिधि की ओर। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध से आप देखेंगे तो वहाँ से भी यह स्थिति होगी, तो देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। प्रमुख देशांतर रेखाओं की बात करें तो इनमें प्रधान याम्योत्तर या
प्राइम मेरिडियन रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो प्राइम मेरिडियन रेखा 0 डिग्री देशांतर से और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से गुजरती है। यह मैप है। इसमें स्थिति 0 डिग्री और 180 डिग्री की सही नहीं है, इसलिए आप इसके बजाय अपने एटलस मैप पर 0 डिग्री की सही स्थिति क्या है और 180 डिग्री जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसकी क्या है, उसे आप थोड़ा समायोजित कर लें। यहाँ केवल आप प्रतीकात्मक रूप से समझने के लिए ही इसका उपयोग करें। तो प्रधानयामी उत्तर रेखा और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये दोनों ही देशांतर रेखाएं हैं और महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं हैं। इस पर पिछली वीडियो में विस्तार से समझाया गया है। अगर इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं कि ये रेखाएं कैसे बनी, कब बनी और क्या इनकी उपयोगिता है, तो आप पुराने वीडियो में विज़िट कर सकते हैं। वहाँ आपको बेहतर रूप से इसका स्पष्टीकरण मिल जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि इनका उपयोग क्या है, क्योंकि यदि ये रेखाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, तो इनकी ऐसी क्या विशिष्ट उपयोगिता है जिसकी वजह से ये इतनी महत्वपूर्ण है। तो हम यदि अक्षांश रेखाओं को देखें तो सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि हमें अक्षांश रेखा से, जो कि भूमध्य रेखा, इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी को विभाजित करती है, और कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा यहाँ से गुजरती है, और यहाँ मकर रेखा और अंटार्कटिका रेखा गुजरती है। तो इनकी उपयोगिता क्या है? तो इनकी उपयोगिता यदि हम देखें तो किसी भी स्थान की, यदि हम पृथ्वी पर बात करें तो किसी भी स्थान की उत्तर और दक्षिण की स्थिति बताती है। तो कोई स्थान उत्तर में या दक्षिण में किस स्थान पर स्थित है, यह हमें अक्षांश रेखाओं से पता चलता है कि यदि भूमध्य रेखा से वह उत्तर की ओर कितने डिग्री पर है, कितने अक्षांश पर है, और दक्षिण की ओर कितने अक्षांश पर है, तो उसकी जलवायु, तापक्रम, उस क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे हम यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलें, चाहे वह उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव, तो तापमान में परिवर्तन होता है। अर्थात ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है और भूमध्य रेखा की ओर आने पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर तापमान में वृद्धि होती है। जैसे आप देखेंगे कि दिल्ली और चेन्नई, जो कि भारत के दो महत्वपूर्ण शहर हैं, यदि आप इन्हें देखें तो दिल्ली आप पाएंगे कि अधिक उत्तर में है और चेन्नई दिल्ली की अपेक्षा दक्षिण में है। तो दिल्ली का तापमान चेन्नई की अपेक्षा कुछ कम देखने को मिलता है। इसका कारण है कि दिल्ली उत्तरी अक्षांश में चेन्नई की तुलना में अधिक उत्तर में है। और इसके बाद यदि हम जलवायु और तापक्रम के निर्धारण की बात करें तो देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर, ये मान लीजिए सूरज है, तो भूमध्य रेखा पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए वहाँ गर्मी अधिक होती है। और जैसे ही हम दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो वे रेखाएं तिरछी पड़ती हैं और तापमान कम होता जाता है। इसलिए जलवायु और तापमान का निर्धारण में अक्षांश रेखाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। और उदाहरण के लिए यदि आप देखें कि
ये मान लीजिए भूमध्य रेखा है और मान लीजिए कि यहाँ श्रीलंका है, यहाँ भारत है और यहाँ रूस है। तो आप देखेंगे कि श्रीलंका ज़्यादा गर्म होगा, भारत मध्यम गर्म होगा और रूस बहुत ठंडा हो जाएगा। तो इसका निर्धारण हम अक्षांश रेखाओं से ही कर पाते हैं। इसलिए अक्षांश रेखाएं जलवायु और तापक्रम के निर्धारण में महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम देखते हैं वनस्पति और जीव जंतुओं के वितरण की जानकारी। तो हम जानते हैं कि जहाँ बर्फीले स्थान हैं, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या हिमालय, भारत की स्थिति में देखें तो हिमालय की जो सबसे ठंडे स्थान हैं, वहाँ पर कृषि या फसलें या वन्य जीव का पाया जाना बहुत समस्या से भरा हुआ है, बहुत चुनौतियाँ हैं वहाँ पर। इसका कारण तापमान और वहाँ की जलवायु है। जो ताप कटिबंध होते हैं, हीट जोन, जो कि अलग अलग देशांतर पर हम देख सकते हैं। तो कर्क और मकर रेखा, मान लीजिए यह कर्क रेखा है और यह मकर रेखा है। तो कर्क और मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंध है। इसके बाद कर्क से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वहाँ शीत कटिबंध है। इसका विभाजन अक्षांश रेखाएं ही करती हैं। इसके अलावा दिन और रात की अवधि का निर्धारण भी अक्षांश रेखाओं से ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि ध्रुवों पर, यानी यहाँ ये ध्रुव हैं, तो ध्रुवों पर महीनों तक दिन या रात रहती है और इसका कारण भी पृथ्वी का अक्षांशीय स्थान है। तो इस प्रकार हम अक्षांशीय रेखाओं की उपयोगिता को हमने समझा। अब देशांतर रेखाओं के उपयोग पर यदि हम देखें कि इनकी क्या उपयोगिता है, तो सबसे पहले एक प्रश्न आप अपने मन में सोचिए और उसका जवाब भी सोचिए कि अगर दिल्ली और लंदन दोनों, मान लीजिए यह पृथ्वी है और यह अक्षांश रेखाएं हैं, आपने समझी हैं, कि यदि दिल्ली और लंदन, मान लीजिए लंदन यहाँ है और दिल्ली यहाँ है, दोनों एक ही अक्षांश पर हों, तो क्या दोनों जगह एक ही समय होगा? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि समय का निर्धारण अक्षांश रेखाओं के द्वारा नहीं बल्कि देशांतर रेखाओं के द्वारा होता है। और चूँकि दोनों अलग अलग देशांतर पर हैं, इसलिए दोनों का समय भिन्न होगा। तो देशांतर रेखाएं हमें समय गणना और टाइम जोन की स्थिति बताती है। पूरी दुनिया में अलग अलग समय रखने के लिए पृथ्वी को विभिन्न टाइम जोन में बांटा गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की ये टाइम जोन की आप कल्पना कर सकते हैं, जहाँ 0 डिग्री से आप यदि पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो प्लस में यहाँ समय बढ़ता जाता है। इसी वजह से भारत का जो समय है वह 5 घंटे 30 मिनट अधिक है। यह पूर्व में होने के कारण है। पूर्व में होने से समय में वृद्धि होती है और पश्चिम में जाने से समय में घटाव होता है। तो समय जोन का विभाजन यानी टाइम जोन जो बनाए गए हैं वह देशांतर रेखाओं के उपयोग से ही बनाए गए हैं। उनमें देशांतर रेखाओं की ही भूमिका होती है। और पृथ्वी चूँकि पश्चिम से पूर्व की ओर, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए जो स्थान पूर्व में है
वहाँ सूर्योदय पहले होता है, इस तरफ सूर्योदय पहले होगा और जो पश्चिम में वहाँ सूर्योदय बाद में होगा। इसी कारण से मान लीजिए आप जैसे कि लंदन 0 डिग्री पर है और भारत 82 डिग्री, और कुछ और, तो मान लीजिए भारत 82 डिग्री पर है, देशांतर पर है। तो दिल्ली में जब सुबह का टाइम जब 10 बजे का होगा, तो लंदन में यानी सुबह 10 बजे यहाँ एक पूरा दिन हो चुका है। लेकिन जब आप देखेंगे कि वही जो 0 डिग्री देशांतर पर लंदन है, तो वहाँ 5:30 होंगे, यानी सूरज निकलने की स्थिति वहाँ पे अभी बन रही है, लेकिन भारत में 5.5 घंटे पहले ही निकल चुका है। तो इसका निर्धारण देशांतर रेखाओं की स्थिति से ही होता है। देशांतर रेखाएं ही हमें बताती हैं कि कहाँ पर सूरज की स्थिति क्या है और समय की स्थिति क्या रहेगी। भारत का मानक समय यदि हम देखें तो जो 82 डिग्री 30 मिनट पर, जो कि पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय माना गया है, तो जो कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, तो चूँकि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, इसलिए दिन की स्थिति भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे 2 घंटे का समय काल जो पूर्व बिंदु है और पश्चिम बिंदु है, इसके बीच में 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है, लेकिन एक समान मानक समय माना गया है ताकि पूरे भारत में समय के मामले में एक रूपता बनी रहे। तो यह देशांतर रेखाओं की इसमें भूमिका है। दोनों रेखाओं का, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का, यदि आप संयुक्त रूप से उपयोग देखते हैं तो वर्तमान में जीपीएस प्रणाली, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो कि प्रणाली है, यह किसी स्थान की स्थिति का इससे पता चलता है। तो इनमें यह अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं, दोनों का ही प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमें पर्याप्त डेटा प्राप्त होता है कि कौन सा स्थान किस जगह पर है, और जीपीएस प्रणाली भी इसी बनने वाले ग्रिड पर काम करती है, और यह किसी स्थान का कोऑर्डिनेट, मान लीजिए 28 डिग्री 61 मिनट नॉर्थ अक्षांश रेखा और 77 डिग्री 20 मिनट पूर्व में देशांतर रेखा है, तो वह स्थान दिल्ली होगा। इसी तरह से जो महत्वपूर्ण स्थान है या कोई भी स्थान है, उसका निर्धारण या उसकी जो लोकेशन है वह अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जरिए ज्ञात की जा सकती है। यह प्रश्न है जो कि पूर्व में यूपीएससी में पूछे गए हैं 2015 में। आप इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें कि आप कितने सफल होते हैं अपने प्रयास में। और संक्षिप्त में यदि अक्षांश आप देखते हैं तो जो अक्षांश रेखा है यह जलवायु और नॉर्थ और साउथ इसकी स्थिति की हमें जानकारी मिलती है, और जो देशांतर रेखा है वह हमें समय और ईस्ट और वेस्ट इसकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हमने अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं की
स्थिति, उनकी विशेषता और उपयोग के संदर्भ में समझा है। अन्य टॉपिक पर हम आगे और बात करते रहेंगे। आप अपने सुझाव और अपने विचार साझा करें और बताएं कि क्या और बेहतर किया जा सकता है। जय हिंद।